नमस्कार। कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस वीडियो है वो सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित है। ध्यान रहे यह एक प्रैक्टिस वीडियो ही है, यानी हमेशा की तरह मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि चैप्टर का जो पूरा सिद्धांत है, पूरा कॉन्सेप्ट है, वो ऐप के अंदर चैप्टर वाइज दिए गए हैं। उसको आप पढ़ने के बाद ही प्रैक्टिस वीडियो सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी और ज़्यादा फ़ायदा आप उठा पाएंगे। यहाँ पर ये सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए है। इसमें 15 सवाल रखे गए हैं। 15 सवालों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका चैप्टर तैयार है और आने वाले किसी भी सवाल को उस चैप्टर से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले सवाल पर चलते हैं। विचार कीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को लागू हुआ और दूसरा कथन है यह अधिकार भारतीय व विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही है या दूसरा कथन सही है, यही आपको चुनना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को लागू नहीं हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ वह 12 अक्टूबर 2005 को था। अपने अधिनियमन से, यानी कि जब वो संसद से पारित हुआ, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, उसके पश्चात 120वें दिन से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ और वो डेट थी 12 अक्टूबर 2005। तो पहला विकल्प यहाँ पर आपका हो जाता है गलत, ये वाला गलत हो जाता है। दूसरा है यह अधिकार भारतीय व विदेशियों दोनों को प्राप्त है। इस पर अगर आप अपनी राय बनाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि धारा 3 में कहा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी पहुंच योग्य सूचना को प्राप्त करने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को होगा। यानी कि सिर्फ भारतीय को ये अधिकार प्राप्त है, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। इस तरह से दूसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा, यानी कि डी उत्तर आपका सही होगा। कोई भी सही नहीं है, इसमें दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही है? दो कथन हैं पिछले सवाल की तरह, दोनों में से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, इसका चयन आपको करना है। इसी पैटर्न पर परीक्षा में भी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में बहुत सारे सब्जेक्ट रख दिए गए हैं, तो एक सब्जेक्ट के हिस्से कम सवाल मिल पाते हैं। तो परीक्षक की कोशिश होती है कि एक ही सवाल में हम एक से ज़्यादा सवालों को पूछ लिया करें, इसीलिए कथन बढ़ा दिए जाते हैं। और अब देखिए कि यहाँ पर एक जवाब नहीं बल्कि आपको 2 जवाब का देने होते हैं। तो इसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी भी आगे जारी रखेंगे। यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, पहला कथन है। दूसरा है सूचना के लिए मौखिक आवेदन भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है, ये विकल्प आपका गलत होगा, क्योंकि 370 को निष्प्रभावी, धारा अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने से पहले, जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तब सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये गलत है। सूचना के लिए मौखिक आवेदन भी हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। उन व्यक्तियों का, उन नागरिकों का ध्यान रखा गया है कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं या जिनके लिए कोई लिखने पढ़ने वाला भी नहीं है, वह सूचना आयोग में जा कर के या उस विभाग में सूचना अधिकारी के समक्ष जा कर के मौखिक आवेदन कह सकते हैं कि मुझे इस संबंध में सूचना चाहिए।
उनकी सूचना को वहाँ बैठा हुआ अधिकारी लेखबद्ध करता है और फिर पढ़ करके सुनाता है कि आप यही सूचनाएं मांग रहे हैं। इस पर जब उसकी सहमति होती है तो फिर उसको उस आवेदन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि मौखिक आवेदन भी हो सकता है। मतलब बी सही है, यानी कि 2 सही है, 1 गलत है। तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। सूचना के लिए आवेदन के संबंध में क्या सही है? 2 कथन यहाँ भी हैं, दोनों में से आपको सही कथन का चयन करना है। सूचना के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा है, हिंदी या अंग्रेजी में ही आवेदन किया जा सकता है। हिंदी या अंग्रेजी में ही आवेदन किया जा सकता है का मतलब है कि इन दोनों भाषाओं के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में आवेदन नहीं होगा। क्या ये सही है? सूचना के लिए कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सही है? आप जब सूचना मांगते हैं तो आपको सिर्फ सूचना मांगनी होती है या फिर क्यों आप मांग रहे हैं ये भी बताने की ज़रूरत है? यही सवाल है। तो पहली बात कि सूचना के लिए धारा 6 में जिसमें कहा गया है कि आप सूचना के लिए आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर धारा 6 में कहा गया है कि सूचना मांगने के लिए आपको कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये अधिकार है, आप सूचना को मांग सकते हैं, यानी कि ये गलत है। ओह, सही है। सूचना के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती, ये विकल्प सही है। दूसरा है, हिंदी या अंग्रेजी में ही आवेदन किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि उसी धारा 6 में कहा गया है कि हिंदी, अंग्रेजी या राज्य की राजभाषा में आवेदन किया जा सकता है। यानी कि जैसे तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में हिंदी, अंग्रेजी या तमिल में आवेदन किया जा सकता है। बंगाल में है तो हिंदी, अंग्रेजी या बांग्ला में आवेदन किया जा सकता है। महाराष्ट्र है तो हिंदी, अंग्रेजी या मराठी में आवेदन किया जा सकता है। सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही आवेदन करने की बाध्यता नहीं है, इसलिए दूसरा गलत है और पहला सही है। मतलब आपका उत्तर होगा ए। चौथा प्रश्न है, जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित सूचना आवेदन प्राप्ति के पश्चात दी जाएगी। सूचनाएं कई तरह की होती हैं, जैसे एक तो सामान्य सूचनाएं होती हैं, कोई डेटा वगैरह आपको चाहिए होता है, कोई विकास कार्य कहाँ तक हुआ है, कितना हुआ है, उस तरह की सूचनाएं होती हैं। एक जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचनाएं होती हैं, किसी को बंदी बना लिया गया हो, कहाँ रखा गया है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसको जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कहा जाता है। और इसको सामान्य से कम समय में देने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। तो 12 घंटे में दी जाएगी, 24 घंटे में दी जाएगी, 48 घंटे में दी जाएगी, 72 घंटे में दी जाएगी। धारा 7 में ये प्रावधान किया गया है। धारा 7 में आवेदन यानी कि जो अनुरोध है सूचना का, उसके निपटारे के विषय में बताया गया है और उसमें कहा गया है कि जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचनाओं को 48 घंटे के भीतर दिया जाएगा आवेदन प्राप्ति से। यानी जब आवेदन प्राप्त होगा तो वहाँ से 48 घंटे के भीतर ये सूचना दे दी जाएगी। सामान्यतः सूचनाएं आवेदन प्राप्ति से 30 दिन के भीतर दी जाती हैं या ना देने का कारण बता दिया जाता है, लेकिन जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना है तो इसको 48 घंटे के भीतर दिया जाता है। पांचवा प्रश्न है, सूचना अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा सूचनाओं के प्रकट किए जाने से छूट प्रदान करती है? यानी कि वो कौन सी धारा है जिसमें कहा गया है कि कुछ सूचनाएं जनता को प्रकट नहीं की जाएंगी, यानी जो गोपनीय हैं, गुप्तचर संस्थाओं से संबंधित हैं, सेना से संबंधित हैं,
सुरक्षा बल से संबंधित हैं, ऐसी तमाम सूचनाएं प्रकट किए जाने से सरकार को छूट दी गई है, सूचना आयोग को छूट दिया गया है कि उनके प्रकट करने की बाध्यता नहीं होगी। इसका प्रावधान कौन सी धारा में है? तो इसका उत्तर है धारा 8 में कहा गया है कि ऐसी सूचनाओं को प्रकट करने की बाध्यता नहीं होगी। आपका उत्तर 8 है। छठवां प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्तों के चयन समिति में कौन शामिल नहीं है? देखिए, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, केंद्र स्तर पर भी सूचना आयोग होता है, राज्य स्तर पर भी सूचना आयोग होता है। और जब प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता इस तरह, उच्चतम न्यायालय इस तरह के विकल्प हों, तो आपको समझ जाना चाहिए कि केंद्रीय सूचना आयोग की ही बात हो रही है। तो ये जो सूचना आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति, बहुत सारे लोग योग्य होते हैं, बहुत सारे लोग दावेदार होते हैं, तो किसकी नियुक्ति की जाए सूचना आयोग में, उनको चयनित करने के लिए एक समिति होती है। पूछा जा रहा है कि उस समिति में कौन नहीं होता है। पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा है लोकसभा के में विपक्ष का नेता, कोई कैबिनेट मंत्री, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आपको यहाँ पर उत्तर मिलेगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये उस समिति के सदस्य नहीं होते। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो इसका सदस्य होता है, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री ही इसका सदस्य होता है। यही 3 लोग होते हैं सूचना आयोग में आयुक्तों और मुख्य सूचना आयुक्त के चयन समिति के सदस्य और अध्यक्ष। सातवां प्रश्न है, सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जितना केंद्र सरकार निर्धारित करे। यहाँ पर मैं 6 कर दे रहा हूँ। अब आप बताइए, 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जितना केंद्र सरकार निर्धारित करे। ध्यान दीजिएगा, जो सूचना अधिकार अधिनियम 2019 में संशोधन से पहले का था, उसमें इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु निर्धारित था। मैंने कहा है कि बहुत सारे अधिनियमों में बदलाव हो चुके हैं, बहुत सारे प्रावधान संशोधित हो चुके हैं, और आपको संशोधित नियम ही पढ़ने हैं। अगर आप 1 साल पहले का भी अधिनियम पढ़ रहे हैं तो गलती होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, इसलिए ध्यान रखना आवश्यक है। 2019 में संशोधन करके इनके कार्यकाल को कहा गया जितना केंद्र सरकार निर्धारित करे, यानी कि अब केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा। इस तरह से इन संशोधनों पर आपको नज़र रखना है। पुराने नोट्स को अगर आप पढ़ते रहेंगे तो गलतियों की संभावना बढ़ जाएगी। नए तरीके से मूल विधि को नए सिरे से पढ़ लीजिए। राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा में है? धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15। राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा में है? तो धारा 12 में राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ तो बाकी कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। 9, राज्य सूचना आयुक्त को पद से कैसे हटाया जाएगा? राज्य सूचना आयुक्त को पद से कैसे हटाया जाएगा? उच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर
राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा। देखिए यहाँ पर राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय, यही 4 लोग हैं, उन्हीं को मिला करके ऑप्शन बनाया गया है। किसकी रिपोर्ट पर कौन हटाएगा? तो उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति हटाता है केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। लेकिन सवाल यहाँ है राज्य सूचना आयुक्त को कैसे हटाना है। तो अब आपको लग रहा होगा कि उच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर राज्यपाल हटाएगा, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि राज्यपाल उच्चतम न्यायालय को साबित कदाचार या असमर्थता के आरोपों की जांच सौंपेगा। कौन सौंपेगा? राज्यपाल। किसको? उच्च न्यायालय को नहीं, उच्चतम न्यायालय को। और उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट पर राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकेगा। यानी कि आपका विकल्प जो होगा वो सी होगा, उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राज्यपाल द्वारा। दसवां प्रश्न है, सूचना के लिए अपील से संबंधित धारा है। जैसे होता क्या है कि आप सूचना मांगते हैं, 30 दिन के भीतर आपको सूचना मिल जानी चाहिए या सूचना न देने का कारण बता देना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि आप सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, भ्रामक सूचना दी गई है, सूचना निश्चित समय में नहीं दी गई है, सूचना को नष्ट किया गया है, तो आप अपील कर सकते हैं। इसमें प्रथम और द्वितीय 2 तरह की अपीलें होती हैं, अभी आगे उस सवाल आएगा। तो अपील किस धारा के अंतर्गत होती है, यही सवाल है। इसका उत्तर है धारा 19। सूचना के लिए आप धारा 19 के तहत अपील करते हैं। 11वां प्रश्न है, सूचना के लिए प्रथम अपील होगी। देखिए सवाल आ गया, सूचना आयोग में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को, सूचना आयुक्त के पास, उच्च न्यायालय में। सूचना के लिए अपील कहाँ होगी? यानी कि आपको निश्चित समय में सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई है तो आप अपील कहाँ करेंगे? इन सब चीज़ों को हमने बाकायदे चैप्टर में समझा रखा है। अगर आपने उसको पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि किसी सवाल का जवाब देने में आपको कोई कठिनाई होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो निश्चित रूप से कठिनाई होगी, क्योंकि ये विषय सभी छात्रों के लिए बिल्कुल नए हैं। मूल विधि बिल्कुल नया विषय होता है। ये सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले या फिर LLB करने वाले या फिर जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के पास ही ये विषय होते हैं। सामान्यतः सिविल सर्विसेज या SSC, बैंक, रेलवे जैसी परीक्षाओं में ये विषय नहीं होता है, इसलिए दिक्कतें थोड़ी हो सकती हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो विधियां निश्चित होती हैं और बिल्कुल सटीक आप उत्तर देंगे। उत्तर देने में किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो सूचना के लिए जो प्रथम अपील होती है, क्योंकि मैंने बताया है कि सूचना के लिए जो आप आवेदन करते हैं वो सहायक लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी के पास आप आवेदन करते हैं, और वहाँ से अगर आपको निराशा मिलती है तो जाहिर सी बात है उससे वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ ही आप अपील करेंगे, पहली अपील। तो लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को अपील होती है, और जो दूसरी अपील होती है वो होती है सूचना आयोग में। यानी कि ये प्रथम अपील होती है यहाँ पर, और यहाँ जो होती है ये द्वितीय अपील होती है। बारहवां प्रश्न है। चलिए अब वो प्रथम और द्वितीय अपील का टाइम पीरियड पूछ लिया गया आपसे कि कब होगी। विचार कीजिए, प्रथम अपील विनिश्चय की तिथि से 30 दिन के भीतर होगी, द्वितीय अपील विनिश्चय की तिथि से 90 दिन के भीतर होगी। अब आपको बताना है, ये 2 रखे गए हैं तथ्य। विनिश्चय का मतलब होता है कि जिस दिन ये निश्चित हो गया कि आपको सूचना नहीं मिल रही है,
जिस दिन सूचना देने से इनकार कर दिया जाए वो विनिश्चय की तिथि होती है, या फिर 30वां दिन आवेदन प्राप्ति के पश्चात जो 30वां दिन होता है वो विनिश्चय की तिथि होती है। तो उस तिथि से कितने दिन के भीतर आप प्रथम और द्वितीय अपील कर सकते हैं, सवाल यही है। प्रथम अपील विनिश्चय की तिथि से 30 दिन के भीतर होगी, ये बिल्कुल सही है, और द्वितीय अपील विनिश्चय की तिथि से 90 दिन के भीतर होगी, ये भी सही है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ होती है और द्वितीय अपील सूचना आयोग में होती है। ये पिछले सवाल में ही मैंने आपको बता दिया था, यानी यहाँ दोनों सही हैं, यानी कि सी आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा। 13वां प्रश्न है, विचार कीजिए। धारा 20 दंड का प्रावधान करती है। सूचना देने से इनकार करने पर संबंधित अधिकारी को प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी जो सूचना को नष्ट करेगा, सूचना को छिपाएगा, सूचना देने से इनकार करेगा, भ्रामक सूचना देगा, उसको जो दंड मिलता है वो धारा 20 के तहत ही मिलता है। पहला कथन सही है। सूचना देने से इनकार करने पर, यानी कि ऐसा जब वो कुछ करेगा तो जो उसे दंड मिलता है, जिस दिन विनिश्चय हो जाएगा उसके बाद हर एक दिन के लिए उसको 250 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और ये प्रतिदिन बढ़ते हुए अधिकतम 25,000 तक जा सकता है, यानी कि 100 दिन तक ये जुर्माना लगता जाएगा। इसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और इसलिए सी उत्तर आपका हो जाता है बिल्कुल सही। 14वां प्रश्न है, सूचना अधिकार के अंतर्गत कौन सा शामिल है? पहला है दस्तावेजों व अभिलेखों का निरीक्षण, यानी सूचना के अधिकार के तहत क्या करने का अधिकार है आपको, कैसे आप सूचना ले सकते हैं, किस रूप में सूचना प्राप्त कर सकते हैं, यही आपका प्रश्न है। तो दस्तावेजों व अभिलेखों का निरीक्षण, सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना। कुल 4 प्रकार के तरीके बताए गए हैं कि जिस रूप में आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण, ये बिल्कुल सही है। आपको कोई प्रिंट आउट नहीं चाहिए, आप जा कर के सिर्फ निरीक्षण भी कर सकते हैं। कोई सामग्री है, कोई पदार्थ है, तो उसका प्रमाणित नमूना भी आप ले सकते हैं। दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना, ये जो निरीक्षण कर रहे थे उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि, सूचना आयोग से मुहर लगी हुई प्रिंट आउट वाली कॉपी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा जो होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, जैसे ईमेल वगैरह है, कोई फ़ोटो है, कोई वीडियो है, तो उसको आप सीडी, पेन ड्राइव, वीडियो कैसेट, फ्लॉपी, कंप्यूटर डिस्क, इसमें भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वो तो विकल्प में नहीं है, लेकिन ये जो तीनों हैं ये बिल्कुल सही हैं और इसलिए आपका सी उत्तर सही होगा, जिसमें 1, 2, 3 को सही बताया गया है। अंतिम सवाल पर आ जाते हैं। राज्य सूचना आयुक्तों की चयन समिति का अध्यक्ष होगा। चलिए भाई, राज्य सूचना आयुक्त, अभी चयन समिति का जिक्र हमने किया था। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सूचना आयुक्त। बताइए, सूचना आयुक्तों की चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सूचना आयुक्त। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो जो केंद्रीय सूचना आयोग के विषय में मैं आपको बता रहा था, उसमें मैंने बताया कि प्रधानमंत्री उस चयन समिति का अध्यक्ष होता है, तो फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री इस चयन समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं। आपका उत्तर है बी। तो यहाँ तक आकर के आपके 15 सवाल हो जाते हैं
पूरे। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और इसका लाभ आप उठा पाएंगे। कोशिश करिए पहले चैप्टर को पढ़िए, बहुत सारे प्रैक्टिस वीडियो हैं ऐप में मौजूद हैं, लेकिन पहले आप चैप्टर को पढ़िए फिर प्रैक्टिस वीडियो को सॉल्व कीजिए तो आपको ज़्यादा सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।